अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज की जो वीडियो है वो है जैसे कि आप देख रहे हैं मज़मून नवीसी है। तो इससे पहले भी मैंने वो मज़मून नवीसी के ऊपर वीडियो जो है वो अपलोड की है, लेकिन वो दहम क्लास के लिए है क्योंकि दहम क्लास का और 12वीं जमात के बच्चों का जो लेवल है क्राइटेरिया चूँकि डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए अलग से ये वीडियो जो है वो बनाई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है दहम से ये जो है आपकी क्लास के लिए मुख्तलिफ हैं। तो आइए देखते हैं कि आज वो कौन कौन सी चीज़ें जो उससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैंने ऊपर आप देख सकते हैं कि 12वीं जमात लिखा आपके लिए, ठीक है। और जो मेरा उन्वान है आज का जो टॉपिक है वो है मज़मून नवीसी। अच्छा जी, ये आपका पेपर पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 6 है और ये आपके पार्ट 2 का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से भी और लेंथ के हिसाब से भी। नंबर इसके हैं 20 हैं, ठीक है। आगे साथ साथ हम सीखते जाएंगे कि ये कितना लिखना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि तारीफ़ व मफ़हूम, मतलब मज़मून के मायनी या मफ़हूम तारीफ़ क्या है अगर आपसे कोई पूछ लेता है। तो सबसे पहले बेटा ये याद रखिएगा कि मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये MCQs भी बन सकता है आपका, ठीक है, कि मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी किसी मौजू पर तहरीर है। और मज़मून में बेटा क्या कर सकते हैं कि मज़मून में हम अपनी राय या अपना इल्म उसमें नहीं लिखते, बल्कि मज़मून का तरीक़ाकार यही है कि उस मौजू के मुताबिक ठोस और मुदल्लल जो है वो दलाइल के साथ हमने उस मौजू को बयान करना होता है। अभी ये आपने देख लिया मानी मफ़हूम। अब आगे देखते हैं कि मज़मून के कितने हिस्से हैं। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आइए मेरे साथ आगे आप देखिएगा, अभी आपके सामने मैं दिखाने लगी जी। और मज़मून के इक़साम की बात करेंगे जी। तो सबसे पहले ये भी जान लेना आपके पास के लिए बहुत ज़रूरी है कि मज़मून के हिस्से कितने हैं। तो बेटा आपके जो मज़मून नवीसी है उसके जो है 3 इक़साम है। मेन मज़मून के आपके पास जो होंगे उसकी इक़साम 3 है। पहले देखें मज़ामीन की इक़साम कितनी है, 3 है। ये पॉइंट्स में आप देख भी सकते हैं कि नंबर 1, 2 और 3 देकर मैंने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है मजहबी मज़मून निगारी, ठीक है, जिसमें मजहबी किसी भी मजहबी शख्सियत पर किसी भी मजहबी मौजू के ऊपर जो मज़मून होगा वो मजहबी मज़मून कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास सियासी मज़ामीन है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, सियासी मज़ामीन में जैसे हालात हाज़रा के मुतालिक जो है वो मज़मून हो सकता है, जैसे मसला कश्मीर हो गया, ठीक है, मसला फ़लस्तीन हो गया, इस तरह के मज़ामीन। तीसरे नंबर पे आपके पास है साइंसी मज़ामीन, यानी आपके जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो मज़ामीन है वो साइंसी मज़ामीन में आएंगे। जैसे हो गए साइंस के करिश्मे हो गए, ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी जो है ये सारा आपका जो है वो साइंसी मज़ामीन होंगे। अच्छा, मज़मून किसी भी टॉपिक पर आए, ये इसकी तवालत जो है वो 8 से 10 सफ़ात है, ठीक है बेटा, और नंबर 20 ही हैं। आपको पेपर में इन तीनों टॉपिक्स में से, मजहबी में से, सियासी में से और साइंसी मज़ामीन में से, तीनों टॉपिक्स में से आपको एक एक मज़मून आएगा। आपने उन तीनों में से किसी एक मज़मून का जो है वो चुनाव करना, इंतखाब करना है लिखने के लिए, ठीक हो गया जी। पहले नंबर पे मैं दोबारा ये आपको चीज़ रिपीट कर दूं कि आपको पेपर में जो है वो बेटा 3 मज़ामीन आएंगे तीनों उन्वानात के तहत। एक मजहबी उन्वान के तहत होगा, एक सियासी के, और तीसरा जो होगा उसके अंदर वो साइंसी मज़ामीन नगारी पे होगा, ठीक है। तो ये तीनों में से आपने कोई एक करना है। आपके पास 2 की ऑप्शन होगी। अब अगली बात है कि मज़मून लिखने का तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, क्या ज़रूरियात है, वो भी आपके सामने मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं पेज अभी पलट रही हूँ तो ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है। हदायत क्या है, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ असूल, कोई ज़वाबत, को कायदा कानून होता है। तो ये मज़मून नगारी जो है वो उसका लिखने का क्या हदायत क्या है, तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को हमने इसमें जो है वो फॉलो करना होता है। तो ये तकरीबन 10 अहम हदायत हैं जिनको आपने मद्देनज़र रख के ये मज़मून लिखना है, ठीक है बेटे। और सबसे पहले आपके पास है पॉइंट जो है तमहीदी पैराग्राफ से आगाज़ करें। ओके, अब यहाँ पे ये तो हदायत हो गई, ठीक है। तमहीदी पैराग्राफ से आगाज़ आपने करना है।
मतलब अपना मौजू जो है वो आपने डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना, बल्कि अपने असल मौजू की तरफ आने से पहले जो है आपने उसके बारे में 8 से 10 जो है वो लाइनें लिखनी है। जैसे अगर आपका जो पहला मजमून है वो सीरत तैयबा है, ठीक है, तो उसके बारे में आप डायरेक्ट नहीं, जो कि आप सल्लम के बारे में आप डायरेक्ट वहाँ से नहीं शुरू कर, आप बल्कि थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड पस मंज़र में चले जाएंगे। मतलब अम्बिया कराम का सिलसिला बताएंगे, ये तमहीदी मंजर हो जाएगा, और अम्बिया का आने का मकसद क्या था, फिर उसके बाद आप सल्लम की तरफ आप जो है वो आ जाएंगे। इस तरह से ये तमहीदी पैराग्राफ हो जाए, फिर आप मजमून की तरफ जो है वो आ जाएंगे, मजमून लिखना शुरू करेंगे। दूसरा अहम जो पॉइंट है वो है मौजू के मुताबिक हो। सबसे जो बड़ी बात है बेटा वो ये है कि बच्चे लिख भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लिखा भी ठीक होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक क्या होती है कि वो मौजू के मुताबिक नहीं होता। आपने अब मौजू के मुताबिक लाजमी रहना है, अपने मौजू से आपने नहीं हटना। चाहे अगर 8 सफ़ात का 10 सफ़ात का आप नहीं लिख सकते, आपको अगर 5 या 6 मज़ामी वो जो है पेज लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने अपने मौजू के मुताबिक। अगर मौजू से हट कर लिखेंगे तो पूरा जो है वो मजमून आपका क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि पेपर चेकर को ये बात पता चल जाएगी कि आपको अपने मौजू के बारे में वाक़फ़ियत नहीं है। इसलिए भले ही थोड़ा लिख लें, लेकिन मौजू के मुताबिक लिखें। तीसरी बात जो है वो आसान ज़ुबान व अल्फाज का इस्तेमाल करें। आपको कोई भी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चौथा पॉइंट है बेटा मौजू के मुताबिक हवाला जात लिखें। जिस तरह से आप तशरीहात वगैरह में हवाला जात लिखते हैं जो उसका सपोर्टिव मटीरियल होता है, तो मजमून निगारी के लिए भी लाजमी है कि आप उसके अंदर मौजू के मुताबिक हवाला जात लिखें। अब ये हवाला जात किस किस्म के हो सकते हैं? ये शेरी हवाला जात भी हो सकते हैं, ये कौल भी हो सकता है, ज़रबुल मिसल भी हो सकता है, हदीस भी हो सकती है, कुरानी आयत भी हो सकती है, ठीक है जी। नंबर जो 5 पे पॉइंट है वो है मजमून आपका कितना होना चाहिए। ये सवाल बच्चे फ़ौरन से पूछते हैं जब मजमून नवीसी का जिक्र करते हैं, तो फ़ौरन से बच्चे का सवाल होता है कि ये कितना लेंथी होगा मैडम, ये इसका कितनी तवालत होगी। तो ये मजमून आपने 8 से 10 सफ़ात का लिखना है। अब 8 से 10 सफ़ात से मुराद पेज को आपने फ्रंट बैक डाल के गिना है, यानी 5 शीट्स जो आपने चारों तरफ से फिल करनी है, ठीक है, तो वो आपके 10 सफ़ात बन जाएंगे। उसके बाद है नंबर 6 पे है जी मजमून में हेडिंग्स मत बनाएं। आपने इसमें सुर्खियां हेडिंग नहीं बनानी, ठीक है। ये आपके बिल्कुल जो है वो पैटर्न के ख़िलाफ़ चीज़ चली जाएगी अगर आप इसमें जो है वो हेडिंग्स बनाएंगे। आप अपनी याद दहानी के लिए रफ वर्क में आप वैसे रूटीन में पॉइंट्स बना करके मज़ामीन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में लिखते वक्त आपने कोई हेडिंग नहीं बनानी, ठीक है बेटा। हेडिंग से आपने अवॉइड करना है। अगला पैराग्राफ जो है 7वां पॉइंट है पैराग्राफ बनाने। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो शुरू करते हैं तो चल पहले पेज से लेकर तीसरे पेज तक एक ही पैराग्राफ चलता रहता है, वो पैराग्राफ को ब्रेक नहीं करते, तो जिससे वो आपके जो है वो पेपर में खूबसूरती नज़र नहीं आती। इसलिए पैराग्राफ लाजमी बनाएं। आप कोशिश किया करें कि जैसे ये एक पेज है तो उसको एक ऊपर 2 पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए। नंबर 8 पे देखिएगा एक सफ़ा पर एक हवाला लाजमी लिखना। जी, ये भी बच्चों का बड़ा अहम सवाल होता है कि कितने हवाला जात एक पेज पे लिख सकते हैं। तो कम अज़ कम जो है एक हवाला लाजमी लिखा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपने। नंबर 9 पे है कि अगर आप शेर लिखते वक्त शेर की लामत लगाएंगे। अगर आप हवाला शेर का लिख रहे हैं तो आपने उसकी लामत शेर की ही लगानी है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर 10वां पॉइंट है अगर कॉल हो, ये अगर मतलब किसी का आप कॉल लिख रहे हैं, ठीक है, फरमान लिख रहे हैं, किसी की बात को हूबहू नकल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने वैन की ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप कहते हैं उसकी लामत आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये थे 10 आपके पास अहम हदायत जिनको आपने मद्देनज़र रख के मजमून आप बेटे आपने लिखना है, ठीक है। अब आ जाता है कि मजमून के हिस्से कितने हैं, ठीक है। मजमून के हिस्से भी आपको बताती हूँ कि मजमून के मेन हिस्से कितने होते हैं। अभी आप देखिएगा जी, ये देखिए अभी आपके सामने मैं पेश एक जो मजमून के हिस्से, मजमून के टोटल आप पॉइंट्स में देख सकते हैं 1, 2 और 3। मजमून के बुनियादी तौर पर बेटा 3 हिस्से हैं। कोई भी मजमून आप लिखें, चाहे वो मजहबी मौजू पे है, वो सियासी मौजू पे है, या वो आपके जो है वो साइंसी मौजू पे है, हर मजमून के लिए ये लाजमी है कि उसको आप 3 हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहला हिस्सा आगाज़ का है।
आगाज़, अब आपने ये पॉइंट इस तरह हेडिंग दे के नहीं लिखना, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे आपको समझा रही हूँ कि आगाज़ आप तमहीदी पैराग्राफ से लिखेंगे, ठीक है, फिर अपना मौजू शुरू करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे यूँ समझ लें कि 5 नंबर आगाज़ के हैं और 10 नंबर नफ्स मज़मून के हैं और 5 नंबर इख्तिताम के हैं, यानी टोटल 20 नंबर आपके बन गए। इसके बाद इसके लिए असूल यही है बेटा कि मज़मून का आगाज़ बहुत ही जानदार भी हो और शानदार भी हो, यानी आपने खूबसूरत अल्फाज का और जुमलों का इस्तेमाल करके मज़मून जो है वो लिखना है। कोशिश करें कि मज़मून जो भी हो, मिसाल के तौर पे जैसे भी आपका पहला मज़मून ही है सीरत तैयबा, ठीक है, तो उसके बारे में आप अपना उन्वान लिखने के बाद वो शेर से भी उसका आगाज़ कर सकते हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद आप नंबर 2 पे आ गए। आपके पास है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून यानी उसकी तफसील। अब ये वो हिस्सा है जो मज़मून का सबसे अहम हिस्सा है, जिसमें आपने अपने मौजू के मुताबिक के बारे में भरपूर ठोस जो है वो मालूमात और हक़ाइक़ पर मबनी बातें जो है मौजू के बारे में बयान करनी है, ठीक है। और नफ्स मज़मून ही जो असल मज़मून की जान होता है बेटा, ठीक है, और इसी पर आपके ज़्यादा नंबर भी बेस करते हैं। नंबर 3 है आपके पास एहताम यानी ख़ात्मा। आखिरी पर जिस तरह आपने आगाज़ किया तमहीदी पैराग्राफ, तो इसी तरह जब मज़मून को आपने ख़त्म करना है तो वो आपने एहततामी पैराग्राफ, जिसे आप कह सकते हैं, एहतताम करना है, ठीक हो गया जी बेटा। और इसी तरह आपने पैराग्राफ बनाते जाना है, ठीक है, और ये आपने लिखना है। उम्मीद है कि बेटा ये जो है वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। ख़ुद भी देखें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, और अगर अपने दीगर दोस्तों को, अज़ीज़ों को भी जो है वो प्लीज़ शेयर करें, ताकि जो है वो आप इस इल्म से दूसरे भी फैज़याब हो सकें, क्योंकि इल्म जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। वास्सलाम।